हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इस कक्षा में क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे। ये 6 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नाम से दी गई है। ये वर्कशीट आपकी किताब में चैप्टर नंबर 1 से ली गई है, यानी कि अध्याय 1 से ली गई है। इस वर्कशीट से संबंधित यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, तो चलिए पहले हम उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये हम पहले सीख चुके हैं ऑलरेडी। इसके अंदर बताया था हमने कि जब कभी भी रासायनिक परिवर्तन होता है और उसमें पुराने पदार्थों से कुछ नए पदार्थ ऐसे बनते हैं जिनके गुणधर्म बिल्कुल अलग होते हैं, यानी उनके गुण नए होते हैं पुराने वाले से। जैसे मैंने उदाहरण दिया था दूध का दही में बदलना, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ पर इस बार हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को देखते हैं। पहले नंबर पर है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि देखो नाम से ही पता लग रहा है कि संयोजन अभिक्रिया यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का जुड़ना। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और केवल एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं, केवल एक उत्पाद बनाते हैं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़े। और याद रखिए जो अभिक्रिया में भाग लेते थे हम उनको अभिकारक बोला करते थे या अभिक्रमक भी बोल देते हैं हम। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं लेकिन उत्पाद केवल एक बनाते हैं, तो तब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब अगले पर चलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया एग्जैक्ट संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है। इसमें देखो संयोजन में क्या था, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे लेकिन उत्पाद एक बनेगा। लेकिन वियोजन में केवल एक अभिकारक होगा और वो टूटकर दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनाएगा। इसमें उल्टा होता है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विस्थापन यानी किसी को विस्थापित कर देना, डिस्प्लेस कर देना, उसकी जगह से हटा देना। इसमें आप ऐसे समझिए कि एक अभिकारक था AB, और जैसे ही उसके साथ किसी दूसरे अभिकारक को अभिक्रिया कराई तो उस C अभिकारक ने उस AB से B को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। देखिए तो C ने क्या किया, B को विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह को ले लिया। तो इस अभिक्रिया को इसलिए बोलेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। तो शायद आपको अब विस्थापन अभिक्रिया भी समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी देखिए नाम से ही पता चल रहा है, द्वि माने होता है दो, और विस्थापन अभी बताया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट दो बार होगा। जैसे देखिए A और B हैं और C और D हैं। इसके अंदर जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो देखिए B जो है वो D को डिस्प्लेस कर देता है और D B को डिस्प्लेस कर देता है। तो इसलिए AD और BC या CB भी बोल सकते हैं, दो नए उत्पाद बन जाते हैं जिनमें हमें दो बार डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है, यानी दो बार विस्थापन देखने को मिलता है। इसीलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं शामिल होती हैं, एक उपचयन अभिक्रिया और एक अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अपचयन अभिक्रिया को ठीक इसका उल्टा, रिडक्शन रिएक्शन।
इसको बोला जाता है रिडक्शन। अच्छा, दोनों को समझ लेते हैं, दोनों में होता क्या है। उपचयन अभिक्रिया के अंदर किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है अभिक्रिया के दौरान। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिखता है एक अभिकारक A है और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है और उन्होंने मिलके AO बना दिया है। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है और वह एक नया उत्पाद बना देती है तो उसको हम उपचयन अभिक्रिया बोल देते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन को एक दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है, यदि किसी अभिकारक में से हाइड्रोजन हट जाती है या हाइड्रोजन की हानि हो जाती है तब भी हम इसको उपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देते हैं। और उपचयन के बाद आता है अपचयन यानी रिडक्शन रिएक्शन। ये ठीक इसका ऑपोजिट यानी उल्टा है। जैसे देखिए वहाँ पर हाइड्रोजन का हटना था उपचयन ऑक्सीडेशन, और यहाँ हाइड्रोजन का जुड़ना है अपचयन, इट मीन रिडक्शन। इसी प्रकार देखिए वहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना था उपचयन, और इसी तरह यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का हटना है अपचयन यानी रिडक्शन। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं, इट मीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। चलिए अब हम इसी से संबंधित कुछ चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। इस वर्कशीट में इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में से आज हम केवल संयोजन अभिक्रिया के विषय में ही पढ़ेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में मैंने बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं अभी, तो इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिक्रमक मिलकर एक नया उत्पाद बना देते हैं। इन्होंने उदाहरण के लिए बोला है कोयले का जलना, तो यहाँ पर उसकी केमिकल यानी रासायनिक समीकरण भी दी हुई है। कोयले के अंदर कार्बन होता है और वो ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है तो सिर्फ एक ही उत्पाद बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और हम जानते हैं उत्पाद जब एक ही बनता है तो उसको ही संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिलने से यहाँ पर जल यानी पानी का निर्माण बताया गया है। यहाँ पर क्योंकि एक ही उत्पाद बन रहा है दोबारा, तो इसीलिए इसको भी संयोजन अभिक्रिया ही कहेंगे। इसी प्रकार इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोजन से पौधों द्वारा खाना बनाए जाने का जो प्रोसेस है यानी प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस भी बोला जाता है, उसको भी हम यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया के रूप में दर्शा सकते हैं। और साथ ही साथ वायु और नमी के आने पर लोहे में जंग लगना, ये भी एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इन सभी उदाहरणों को आपको याद रखना है और आपको ये शायद उदाहरण अच्छे से समझ आ भी गए होंगे। तो चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, हम इनको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन रिएक्शंस के अंदर जब कभी भी उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट, तब उसके साथ हीट यानी ऊष्मा का भी निर्माण होता है और जिससे तापमान यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है। बस ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ही हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। तो देखिए इन्होंने बताया है जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात तापमान बढ़ता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम प्राकृतिक गैस को जलाएं तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और श्वसन, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, सांस लेना, ये भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ही उदाहरण है, क्योंकि सांस लेने पर ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाके हमारे द्वारा खाए गए भोजन से ऊर्जा को मुक्त करती है, जिससे हमारे शरीर का तापमान बना रहता है। तो यहाँ पर भी हमारे शरीर में एक तरह से देखा जाए तो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार देखें तो श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलिए इनकी रासायनिक समीकरणों को समझ लेते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का फॉर्मूला होता है CH4 मीथेन,
और जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है और ऊष्मा भी निकलती है, यानी हीट भी निकलती है। और क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न हुई तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी प्रकार ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे शरीर में हमारा भोजन ग्लूकोज में बदल जाता है और हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो उसी को तो श्वसन कहते हैं। और इसी श्वसन के दौरान हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम अपने शरीर से नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं और जल हमारे ब्लड में ही रह जाता है, और साथ के साथ हमारे शरीर में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिससे हमारे शरीर का तापमान बना रहता है। क्योंकि इन दोनों ही अभिक्रियाओं में देखिए ऊष्मा का निर्माण हुआ है, इसलिए दोनों ही संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। चलिए अब इसी से संबंधित एक चीज़ के विषय में और पढ़ते हैं। आपने देखा होगा जब लोग अपने दीवारों पर पुताई कराते हैं, वाइट वॉश कराते हैं यानी सफ़ेदी कराते हैं, तो वो अधिकतर चूने के घोल को अपनी दीवारों पे लगा देते हैं, जिससे दीवारें और छत चमकने लग जाती हैं। अब देखिए आखिर ऐसा होता क्यों है। तो यहाँ पर लिखा है कि आपने सुना होगा कि बुझे हुए चूने के घोल को, बुझे हुए चूने का यहाँ पर मतलब होता है स्लैग्ड लाइम इंग्लिश में, यानी जब चूने में हम पानी को मिक्स कर देते हैं ना, तो उस दौरान जो बनता है पेस्ट, उसे ही हम बुझा हुआ चूना बोल देते हैं। तो उससे घरों की और छतों की दीवारों पर लगाया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, लगाने के 2 या 3 दिन बाद दीवारें चमकने लगती हैं। अब आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे दीवारें चमकने लगी? तो उन्होंने बोला है कि बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। जब ये बुझा हुआ चूना दीवारों पे लगा रहता है तो ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जैसे कि हमारे घरों में मार्बल पत्थर बिछा होता है, जैसे उसमें चमक आती है, बिल्कुल ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट भी मार्बल पत्थर का ही रूप है, तो उसमें से भी चमक आती है और इसी वजह से दीवारें भी चमकने लगती हैं। और उन्होंने यही बोला है जिसकी वजह से दीवारों में चमक आती है। आप इस बात को एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इन दोनों से संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं भी इन्होंने नीचे दी हुई हैं। जैसे चूना है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और उसमें पानी मिक्स कर दिया H2O, और क्या बना, बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखिए धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट की दीवार के ऊपर, छत के ऊपर एक परत बना देगा, और उसमें मौजूद पानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और फिर दीवारें चमकने लगेंगी और दीवारों से या छतों से चमक दिखने लगेगी हमें। तो ये सभी बातें हमें बताई इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे रोज़ की ज़िंदगी में देखने को मिल सकती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आगे अब हमको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हमें इनका जवाब लिखना है। पहला प्रश्न, बिना बुझा चूना जिसे हम क्विक लाइम बोल देते हैं, क्विक लाइम, और बुझा हुआ चूना जिसे हम स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, इनके आपको सिर्फ क्या बताने हैं, क्रम से फॉर्मूले बताने हैं कौन से हैं। तो देखिए बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, और क्रम से ही हमें बुझा हुआ चूना भी बताना है, तो ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3rd। ऐसे ही देखिए सफ़ेदी के बाद दीवारों की चमक का कारण क्या है? तो देखिए सफ़ेदी के बाद दीवारों की चमक का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट का बनना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। इसी तरीके से इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है, अर्थात जिनमें से ऊष्मा नहीं निकल रही, उस पर चिन्ह लगाइए बस। तो याद कीजिए श्वसन तो है क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकलती थी, मोमबत्ती के जलने से भी ऊष्मा निकलती है, बस लोहे के टुकड़े को पानी में डुबो दें तो ऊष्मा नहीं निकलती, इसलिए इसका उत्तर भी हो जाएगा 3rd। अब आते हैं 4th पे। हमें बताना है इनमें से संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब याद कीजिए संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद केवल एक ही होता था, तो हम देखते हैं पहले में और तीसरे में केवल एक ही उत्पाद है, तो इसीलिए ये दोनों तो हैं संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। अब दूसरे में देखिए, दूसरे में 2 उत्पाद बन रहे हैं,
तो इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये सब बातें अच्छे से समझ आ गई हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमेशा की तरह कोविड का ये रूल जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आप पे जारी किया गया है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।